नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कविता पतंग और इसे लिखा है आलोक धनवा जी ने और मैं कविता भारद्वाज इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। तो बात करते हैं आलोक धनवा जी की। उनका जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, बूनों की बेटियों से उनको प्रसिद्धि मिली। दुनिया रोज़ बनती है, ये उनका एकमात्र काव्य संग्रह है। प्रमुख सम्मान उनको राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्यिक सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान ये उनको मिल चुके हैं। अब आलोक धनवा जी के बारे में बात करें तो उन्होंने बहुत ही कम आयु में ही कविताएं लिखना शुरू किया था और उन्हीं से उनको प्रसिद्धि भी मिली। और जिस तरह की उन्होंने कविताएं लिखी उसके बाद लोगों की अपेक्षाएं जो हैं उनकी बढ़ गई और उन अपेक्षाओं के चलते ही उन्होंने बहुत ही कम काव्य संग्रह, उन्होंने मतलब गिनी चुनी कविताएं लिखी हैं। ज़्यादा उन्होंने लेखन नहीं किया। थोक के भाव में यहाँ बात की गई है। थोक के भाव में मतलब ज़्यादा उन्होंने लेखन नहीं किया। कुछ ही जो कविताएं उन्होंने लिखी हैं और उन्हीं से उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब बात करते हैं कविता पतंग की। पाठ्य पुस्तक में जो पतंग है कविता, तो उनका एकमात्र जो संग्रह है, काव्य संग्रह, उसका एक हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। एक लंबी कविता है पतंग, उसके तीसरे भाग को ही यहाँ पर शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। बाल सुलभ इच्छाएं, बालकों की जो क्रियाएं होती हैं, तो उनकी जो इच्छाएं होती हैं बचपन में, बालपन में, उनका यहाँ पर वर्णन किया है। बाल क्रियाओं एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। जितने बिंब उनकी इस कविता में दिखाई देते हैं, शायद ही सभी इतने सारे बिंबों का प्रयोग हमें किसी और कविता में मिले। पतंग कविता को उमंगों का रंग बिरंगा पतंग कविता जो है वो बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ते ही पतंग, ऊंचाइयों की वे हदें हैं। मतलब इतनी हदें, मतलब बच्चे भी पतंग उड़ाते हैं तो उनकी भी हदें समाप्त हो जाती हैं, सीमाएं उनकी समाप्त होती हुई दिखाई देती हैं। तो बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। बच्चे उन पतंगों से भी ऊपर उठना चाहते हैं अपनी कल्पनाओं में। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। शरद ऋतु चमकीला इशारा यहाँ पर कहा है। शरद ऋतु जब आती है बेटा, बारिश का मौसम समाप्त हो जाता है। बारिश के मौसम में जैसे सावन और भादों का जो महीना होता है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और उस समय पर आकाश में बादल छाए रहते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का अंधेरा सा रहता है वातावरण में भी। लेकिन जैसे ही भादों का महीना समाप्त होता है, शरद ऋतु आती है, तो आकाश में बादल छट जाते हैं, चारों ओर प्रकाश दिखाई देता है। तो इसलिए शरद ऋतु को उन्होंने चमकीले इशारों से बुलाते हुए शरद ऋतु का मानवीकरण कर दिया है। जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भाव यह है कि दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और क्या आप उनके साथ हैं? तो कवि यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने बाल मन की विशेषताओं को यहाँ पर उजागर किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कविता पतंग। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारें, जब सावन और भादो का जो महीना होता है, सावन के बाद भादो 2 महीने होते हैं जब बहुत तेज़ बारिश होती है। सबसे तेज़ बौछारें गई, तो बारिश अब बंद हो गई है। भादो का महीना भी गुजर गया है, बीत गया है और सवेरा हुआ। सवेरा हुआ का क्या मतलब? क्योंकि आकाश में बादल छाए रहते हैं और जैसे ही भादो समाप्त होता है, आकाश में से बादल चढ़ जाते हैं, चारों ओर जो है सूर्य की किरणें फैल जाती हैं और मौसम एकदम साफ दिखाई
देता है, इसीलिए यहाँ पर सवेरे का यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है। प्रकृति का वर्णन करते हुए उन्होंने बालकों की बाल मन की चेष्टाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन इस कविता में किया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब यहाँ पर देखो खरगोश की अब जब सवेरा होता है, बादल छंट गए हैं, सवेरा हुआ, आकाश में बादल जो सूर्य की लालिमा, जब सूर्य निकलता है, सूर्योदय होता है, तो आकाश में हल्की हल्की लालिमा दिखाई देती है। तो उस लालिमा की तुलना किससे की है कवि ने? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, कि खरगोश की आंखें जैसी लाल होती हैं, वैसा ही जो सवेरा है वो दिखाई दे रहा है। आकाश जो है वो सुबह का आकाश है, उसकी जो उपमा अलंकार है यहाँ पर खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो उसकी तुलना खरगोश की आंखों से की है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद ऋतु का यहाँ पर मानवीकरण कर दिया है, शरद ऋतु का मानवीकरण कर दिया है। शरद को एक बच्चे के रूप में दिखाया गया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, एक शरारती बच्चे के रूप में बताया गया है कि शरद ऋतु जो है वो एक बच्चे के समान, शरारती बच्चे के समान पुलों को पार करते हुए आ गई है। सभी पुल कौन कौन से हुए? जो बारिश का महीना है, उन बौछारों को पार करते हुए, तो उन पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अब नई और चमकीली साइकिल तेज चलाते हैं, क्योंकि शरद ऋतु का मानवीकरण कर दिया है, एक शरारती बच्चे से किया गया है, उसकी तुलना की गई है। और चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए का क्या अर्थ हुआ? यहाँ पर शरद रूपी जो बालक है वो, क्योंकि आसमान साफ है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, मौसम वातावरण में एकदम से चमक दिखाई देती है, तो इसलिए यहाँ पर उसी चमक का वर्णन किया गया है। घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अब जो शरद ऋतु है वो चमकीले इशारों से बच्चों को बुलाते हुए आ गई है, जैसे घंटी बजाते हुए, मतलब सबको संकेत करती हुई, शरद ऋतु रूपी जो बालक है वो सबको संकेत करता हुआ, अपने चमकीले इशारों से बुलाता हुआ, ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाता हुआ, वो जो है शरद रूपी बालक जो है वो आ गया है। और चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, अब बच्चों के झुंड को जो है, जो बच्चे पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं, उनके झुंड को ऐसा प्रतीत होता है कि शरद रूपी बालक जो है पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और चलो यहीं तक देखते हैं, पहले यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण किया गया है शरद ऋतु का, आँखों जैसा लाल सवेरा उपमा अलंकार है। अब मैंने आपको बताया था जितने बिंबों का प्रयोग कवि ने इस कविता में किया है, इतना शायद ही किसी और कविता में हमें देखने को मिले। तो देखिए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, अब खरगोश की आंखें हमें उसी तरह से, बिंब क्या होते हैं? एक तरह से इमेजेस, चित्र हमारी आंखों के सामने जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक चित्र उभरता हुआ दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं? दृश्य बिंब। ठीक है, अब यहाँ पर पहला है दृश्य बिंब। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, हमारी आंखों के सामने उसी तरह से एक बच्चा साइकिल चलाते हुए उसी का चित्र उभरने लगता है। तो यहाँ पर कौन सा बिंब है? सॉरी, दृश्य बिंब, दृश्य बिंब। उसके बाद घंटी बजाते हुए, अब घंटी ज़ोर ज़ोर से बजाते हुए, तो यहाँ पर श्रव्य बिंब है, श्रव्य बिंब। तो एक ही दो तीन पंक्तियों में ही दृश्य और श्रव्य दोनों ही तरह के बिंब जो हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारे बताया गया है कि किस प्रकार चमकीले इशारों से बुलाते हुए यहाँ पर भी दृश्य बिंब है। उसके अतिरिक्त ज़ोर ज़ोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मानवीकरण अलंकार मैं आपको बता ही चुकी हूँ, शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ उपमा अलंकार है। चलिए, अगर हम बात करें छंद की, मुक्तक छंद है, शांत रस है, प्रसाद गुण है। आगे देखते हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब जो शरद रूपी जो बालक है वो
पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है और अपने चमकीले इशारों से बुला रहा है और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए जो शरद रूपी जो बालक है उसने आकाश को इतना मुलायम बना दिया है कि पतंग ऊपर उड़ सके, कि पतंग उड़ने लायक जो वातावरण है वो तैयार हो गया है कि पतंग उस समय पर उड़ सके। हवा चलने लगती है, मौसम सुहावना हो जाता है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। अब उस शरद ऋतु रूपी बालक ने आकाश को इतना मुलायम बना दिया है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ जो है वो ऊपर उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि? कवि कहते हैं कि आकाश को मुलायम बनाना, यहाँ पर देखिए स्पर्श बिंब है, एक ही काव्यांश में कितने सारे बिंबों का यहाँ पर प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़, अब जो पतंग है वो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ भी है पतंग, कि वो ऊपर उड़ सके वो दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, सबसे पतला कागज़, जितना पतला होगा कागज़ उतना ही वो ऊपर ज़्यादा उड़ेगा, तो दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। अब कमानी जो उसमें डंडी लगी होती है, जो लकड़ी लगी होती है पतली सी, तो वो कमानी उसको कहा जाता है। तो बांस की सबसे पतली कमानी जो बहुत हल्की होती है, बांस की जो एक पतली सी छड़ होती है उसको उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि वो उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब बच्चों का जैसे जिस तरह से पतंग ऊपर उड़ने की बात की है, बच्चों का मन भी जो है उड़ना चाहता है, और जैसे ही पतंग ऊपर उड़ती है तो सीटियाँ बजने लगती हैं, बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगती हैं वातावरण में, और जो पतंगें हैं, रंग बिरंगी पतंगों को देखकर ऐसा लगता है कि आकाश में तितलियाँ उड़ने लगी हैं। तो इस तरह से तितलियों की भांति यहाँ पर बच्चों का भी कह सकते हैं, बच्चे भी उड़ने लग जाते हैं, अपनी कल्पना की उड़ान वो भरने लगते हैं, बच्चों का मन भी उड़ना चाहता है, तो यहाँ पर तितलियों की भांति बच्चे भी उड़ना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दुनिया का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो पद मैत्री अलंकार भी है और स्वर मैत्री सके उड़ सके, तो स्वर मैत्री अलंकार भी है। फिर से बात करें जो भाषा है वो खड़ी बोली है, सरस भाषा है, खड़ी बोली है। इसके अलावा मुक्तक छंद है, यहाँ पर दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, तीनों बिंबों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। स्वर मैत्री और पद मैत्री अलंकार भी हैं। और रस कहें अगर बात, तो रस जो है शांत रस है, प्रसाद गुण है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों के उमंग और उनके क्रियाकलापों का दोबारा से वर्णन किया गया है। उनकी जो दुनिया है, बच्चों को है जो है वो तितलियों की भांति बताया गया है कि तितलियों की दुनिया ऊपर उड़ सके। अब आगे देखते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास। अब जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास। कभी कहते हैं कि उनके पाँव जो इतने मुलायम होते हैं, ऐसा लगता है कि वो अपने जन्म के साथ ही अपने पैरों में कपास बांध कर ले आते हैं। उनको मतलब उनकी छतों की कठोरता का आभास ही नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि वो जन्म से ही अपने पैरों में कपास बांध कर आए हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा बिंब है? स्पर्श बिंब है बेटा, स्पर्श बिंब। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास। जैसे जैसे बच्चे दौड़ते भागते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, ऐसा लगता है कि पृथ्वी भी उनके साथ साथ घूम रही है। कपास से बच्चों यहाँ पर तुलना की गई है उनके पैरों की, बच्चों की, उनकी गतिशीलता का यहाँ वर्णन। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास कि वो इतने मग्न हो जाते हैं पतंग उड़ाने में, कि पृथ्वी भी घूमती हुई दिखाई देती है, पृथ्वी खुद आती हुई उनके पैरों के पास आती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर उनकी गतिशीलता का वर्णन किया गया है।
जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर, जब बच्चे पतंग उड़ाने में बेसुध हो जाते हैं और दौड़ने लगते हैं छतों को भी नरम बनाते हुए। यहाँ पर भी स्पर्श बिंब है कि ऐसा लगता है कि छत जो हैं वो भी नरम हो गई हैं, उन्हें उनकी कठोरता का पता आभास ही नहीं होता। वो उन कठोर छतों पर कूदते फांदते पतंग उड़ाते हुए दौड़ने लगते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। और जब वो भागते हैं उनके पैरों की आवाज़ से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों दिशाओं में मृदंग बजने लगे। मृदंग एक वाद्य यंत्र है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ढोलक के थोड़ा सा मिलता जुलता वाद्य यंत्र है मृदंग। तो ऐसा लगता है कि दिशाओं में जो है मृदंग बजने शुरू हो गए हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरना झूला झूलना, कि उनके शरीर जो है वो इतने लचीले हो जाते हैं, इधर से उधर भागते दौड़ते जाते हैं वह बच्चे। ऐसा लगता है कि वो झूलते हुए जो है वो इधर से उधर भाग रहे हैं। डाल की तरह, जो पेड़ की डाल होती है उनको खींचते हैं तो वो और दुगने वेग से आगे जाती है, थोड़ा पीछे खींचते हैं तो उनके लचीले वेग से अक्सर डाल की तरह वो झूला झूलते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर फिर से अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो वही है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, मुक्तक छंद है, साहित्यिक खड़ी बोली है, शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, बालकों की जो बाल सुलभ क्रियाएं हैं उनका बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। स्पर्श बिंब है, नरम बनाते हुए, यहाँ पर भी स्पर्श बिंब दिखाई देता है। मृदंग की तरह बजाते हुए, यहाँ पर फिर से श्रव्य बिंब है, श्रव्य बिंब है यहाँ पर फिर से। उसके अलावा स्वर मैत्री, पद मैत्री अलंकार हैं, मुक्तक छंद है। आगे देखते हैं छतों के खतरनाक किनारों तक। अब छतों के खतरनाक किनारे, अब छत पर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं बच्चे और उनको ज़रा सा भी कठोरता का एहसास नहीं होता। बेफिक्र होकर पतंग उड़ाते समय बच्चे मस्त होकर बेफिक्र होकर इधर उधर भागते रहते हैं छतों पर। और छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और जब वो छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं सिर्फ, और उनके गिरने से कौन बचाता है? जब छतों के खतरनाक किनारों से पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें गिरने से बचाता है कौन? बचाता है सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो बच्चे जो हैं पेड़ों की डालियों की वेग की तरह जैसे झूला झूलते हुए भागते दौड़ते रहते हैं और उनका वो लचीलापन जो है, जैसे पेड़ की डालियाँ जो लचीले वेग से इधर उधर जाती हैं, तो उसी तरह बच्चों का जो लचीलापन है वही उनको उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, रोमांचित हो जाते हैं, जो उल्लास उनके अंदर भर जाता है, उन्हीं के शरीर का वो संगीत जो है, जो उनके शरीर की जो लय है, उनके मन की जो खुशी है, वही उन्हें गिरने से बचाती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, अब यहाँ पर जो ऊंचाइयां हैं उनका भी यहाँ पर एक तरह से शरद ऋतु का मानवीकरण किया है। उसके साथ साथ पतंगों की ऊंचाइयों के बारे में भी बताया गया है कि जब इतने मस्त हो जाते हैं बच्चे कि उन्हें ना ही किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता, और जब वो उनके ही शरीर का जो लचीलापन है, जो खुशी है, वही उनको गिरने से बचाता है। ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। अब एक धागा, जो पतला सा धागा है पतंग का, ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने उस धागे को पकड़ा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि वो धागा ही है जो है वो उन्हें उन ऊंचाइयों से गिरने से बचा लेता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र के यहाँ दो अर्थ होते हैं वैसे तो, छिद्र और रोए। तो उनके जो रोए हैं, उनका जो उनके जो मन की खुशी है, खुशी में कई बार हम देखते हैं कि हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक तरह से कल्पना, उनकी जो अपनी कल्पना है, जो उसी के सहारे जब वे पतंगों के साथ साथ वे भी अपनी कल्पना में उड़ने लगते हैं। वे भी उड़ने लगते हैं मतलब कल्पना में वो उड़ने लगते हैं, जैसे पतंग उड़ रही है उसके साथ साथ उनके जो शरीर का जो संगीत है, उनका जो उल्लास है, वही उनको गिरने से बचा लेता है और वो पतंगों के साथ साथ अपनी कल्पना की उड़ान भरते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे देखिए,
अगर वे कहीं गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कवि? कवि कहते हैं कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, और कभी-कभी जब बच्चे दुर्भाग्य से अगर बच्चे छतों के किनारों से गिर भी जाते हैं, अगर वो गिर भी जाते हैं, खतरनाक देखिए उर्दू के शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। उर्दू के शब्द का तत्सम और सामान्य खड़ी बोली के साथ-साथ यहाँ उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी कवि ने किया है। और बच्चों का एक नया रूप यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर वे कभी गिर जाते हैं छतों के उन खतरनाक किनारों से, अगर वो बच्चे छतों के उन खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं और गिरने के बाद और बच जाते हैं तब तो, और गिरने के बाद भी अगर वो बच जाते हैं, उन्हें चोट नहीं लगती है, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो और भी ज़्यादा उनका जो डर है वो समाप्त हो जाता है और साहसी बन जाते हैं, और बच जाने के बाद उनके अंदर निर्भीकता आ जाती है, सुनहले सूरज का सामना करते हैं, क्योंकि वातावरण में एक तरह से रोशनी छाई है, सूरज की किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। अब जो भादों का जो बादलों से घिरा आकाश है, अंधेरा है, वो छँट गया है, तो सुनहले सूरज के सामने वो पतंग उड़ाने के लिए और भी निडर होकर आ जाते हैं, उनका डर समाप्त हो जाता है और वो उसका सामना करने लग जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास, और ऐसा लगता है जब फिर वो निडर होकर, और जब बच्चे उनके पैरों में और ज़्यादा चंचलता आ जाती है और उनकी चंचलता, डर उनका दूर हो जाता है, उनके अंदर और ज़्यादा उत्साह भर जाता है, और ऐसा लगता है उनकी चंचलता को देखकर, उनके पैरों की चंचलता, उनकी गति को देखकर ऐसा लगता है कि पृथ्वी भी उनके पैरों के पास घूमती हुई स्वयं ही आ गई है। उनके पैरों के पास, उनके पैरों के साथ ही पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है, जो है उनके साथ ही पृथ्वी भी घूम रही है। और जो भादों का महीना आ गया है और ऐसा लगता है कि वो फिर से बच्चे उसी भादों के महीने को बुला रहे हैं। शरद रूपी जो बच्चा है वो उन बच्चों को, पतंग उड़ाते हुए बच्चों को के झुंड को बुला रहा है। आशा है आपको कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।